अमीषा अमीषा उठ जाओ। कितनी सोएगी? घड़ी देख जरा, 9 बज रहे हैं। नुपुर ने निश्चिंत सोती अपनी प्रिय सखी की चादर बेदर्दी से खींची तो वह झुंझलाकर होंगे सुर में बोली, सोने दे यार, 9 ही तो बजे हैं। सुबह के 9 बजे का मतलब पता है? 1/4 दिन निकल गया है। आह क्या बात है, आज मैंने छुट्टी का 1/4 दिन वसूल लिया। थोड़ा और वसूलूंगी। अमीषा नींद में कुछ मुस्कुराते हुए बुदबुदाई तो नुपुर ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तेरी नींद छुड़ाने के लिए क्या करूं? कुछ नहीं कर, बस ऐसे ही पड़े पड़े सोने दे। ये नींद बड़ी प्यारी है मुझे, इसी को तो तरसती हूँ। नुपुर की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होते देख वह उम्मीदी सी अधखुली मिचमिचाती आंखों से उसे देखती हुई फिर से बोली, परसों से ट्रेनिंग सेशन और सेमिनार शुरू हो जाएगा, फिर वापस बैंक काम और भागम भाग। अभी छुट्टी पर हूँ तो सोने देना यार। क्या सोने आई है? उठ जाओ। नुपुर ने जबरन चादर खींचकर कुर्सी पर डाल दी तो अमीषा झुलझुला पड़ी। तंग मत कर यार, तू तंग कर रही है मुझे। अब सोने नहीं देगी। नुपुर बरजोरी पर उतर आई। अपनी मम्मी और अमीषा मौसी की अजीबोगरीब बाल सुलभ खींचातानी और सवाल जवाब से हैरान नन्हा अरवण मुंह पर हाथ रखे खी खी कर हंस दिया। कमर पर दुपट्टा खोसे नुपुर ने झटके से पर्दे खींचे। खिड़की को बेधबती धूप की चौड़ी पट्टी अमीषा के मुंह पर सीधी आ पड़ी। वो कसमसा कर अपने तकिए को सुरक्षित स्थान पर अंदाजे से रखते हुए अपने लेटने की दिशा मुद्रा बदलने लगी। इस बीच भी उसकी आंखें बंद रहीं। ये देख नुपुर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। क्षणभर उसे देखने के बाद वो उसके कंधे पर जोड़कर बोली, ओ मैडम, ऐसे ही सोती रहेगी तो मिल चुकी 11 बजे वाली बस ये सूचना तुरंत काम आ गई। आंखें नीचे जबरन पड़ी अमीषा की। सारी नींद गायब देख नुपुर की हंसी निकल गई। तिरछी नजर से वह अमीषा को देख रही थी जो हैरानी से कह रही थी, है बस हम बस से जा रहे हैं, पर क्यों? आश्चर्य से भरी अमीषा इस प्रश्न के साथ लगभग उठकर बैठ गई। विस्मय से परिपूर्ण नजरें नुपुर पर टिकाती हुई बोली, तेरी गाड़ी ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है मेरी गाड़ी, पर स्कूटर पर 4 लोग कैसे आएंगे? अमीषा डियर, इम्तिहान से चादर की तरह लगाती नुपुर बोली तो अमीषा घूरती हुई नजरें स्वर में बड़बड़ाई, अब तू फालतू के जोक मारना बंद कर। मैं स्कूटर की नहीं, तुम्हारी कार की बात कर रही हूँ। कार नाटकतिया के साथ हैरत दिखाती आंखें बड़ी बड़ी करते हुए नुपुर बोली, मैडम पहले तो घर तो बन जाए, फिर कार भी आ जाएगी। आ जाएगी मतलब कार नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। नुपुर के चेहरे पर निर्विकार भाव आए और बड़ी शांति से वह उसके बिस्तर पर तकियों की दशा और दिशा सुधारने लगी। अमीषा कार न होने को लेकर विस्मयकारक भाव के लिए कुछ यूं झटपटाई मानो उसने चेहरा पूंजी में सूखे की खबर सुन ली हो या सोने के दामों में अचानक भारी गिरावट आ गई हो। अपने माथे पर हाथ रखते हुए वह अपनी हतबुद्धि सहेली के सीमित ज्ञान पर तरस खाते हुए बोली, हे भगवान, आजकल तो कार कंपनियों ने हर ऐरे गहरे को बजट कार दिलवाने की कसम खाई है। सेकंड हैंड कारें तो स्कूटर के दामों पर बाजार में अटी पड़ी हैं। कार के लिए लोन देने वाले हाथों में लोन लिए कतार खड़े हैं। आज के समय में कार खरीदना कितना आसान है, फिर भी तुम्हारे पास कार नहीं है। क्या करूं, अब पैसे नहीं हैं इतने। अरे फिर वही बात, यहाँ तेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, जयंत जीजू भी बढ़िया कमा रहे हैं, बावजूद इसके तुम लोगों के पास कार खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अरे बड़ी नहीं तो छोटी कार ही ले लेती, ऊंचे स्वर में बोलती अमीषा को नुपुर ने हाथ के इशारे से पहले तो चुप कराने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानी तो नुपुर उसके मुंह पर हथेली रखकर बाकायदा चुप कराते हुए बोली, अरे धीरे बोल, मेरा बजट क्यों बिगाड़ने पर तुली है? जयंत ने सुन लिया तो फिर पीछे पड़ जाएगा। कितनी मुश्किल से तो उसे रोक रखा है। उसका बस चलता तो 3 साल पहले ही कार ले लेता। वो तो मैं हूँ तो जो जिद पे अड़ी हूँ कि पहले घर फिर कार। पर घर तो है तुम लोगों के पास, पर किराए का। हाँ हाँ किराए का, तो क्या घर नहीं कहलाएगा? जयंत जीजू सही बोल रहे हैं कि कार की तो जरूरत अभी भी है। तुम 3 लोग स्कूटर में फिट कैसे आते हो? दिल्ली में स्कूटर चलाना रिस्की भी तो है कितना। अच्छे खासे घर में रहने के बावजूद तुम बेघरों जैसा अफसोस जता रही हो। हद है अमीषा। अमीषा की नाराजगी पर नुपुर कुछ पल के मौन के बाद बोली, अमीषा, ये किराए का घर अपना नहीं लगता। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, पर तो अपना चाहिए। एक बार घर हो जाए तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे जुट जाएंगी।
कार बार सब शो ऑफ है। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करती और फिर आपकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मेरी प्राथमिकता मेरा अपना घर है, बाकी सब बाद में। इसका मतलब जब तक घर नहीं बनेगा तुम इस घर के लोगों को चैन से नहीं जीने दोगी। मतलब आक्रामक मुद्रा में कमर पर हाथ रखे अमीषा के बोलने पर विस्मय में नुपुर ने पूछा। अमीषा ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम बचत के नाम पर मर मर कर जियोगी। जीना ही पड़ेगा मेरी जान, बचत बहुत ज़रूरी है। बात को टालने के अंदाज में नुपुर ने बहस रखती सखी के गले में बाहें डालकर संयमित सुर में कहा। और अमीषा तो आज चल रही बहस में हर हाल में अपनी जीत दर्ज कराना चाहती थी। अपनी आवाज़ तेज कर करके शब्द में बल देते हुए अभी भी बोल रही थी। आजकल लोन आसानी से इसलिए मिलता है ताकि ज़रूरत के समय हम चीज़ें जुटा सकें। अपनी सेविंग से कौन सा अरेंज कर पाता है। अरवण बड़ा हो रहा है, तुम लोग फिट कैसे आते हो स्कूटर में। बोलते अमीषा में अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई तो नुपुर उसे शांत करते हुए बोली, अब बस भी करो, कार अलाप हम तुझे आराम से ले जाएंगे। लो फ्लोर बसे हैं, यहाँ की बड़ा मज़ा आएगा। क्या खाक मज़ा आएगा। चिड़ी हुई अमीषा बेमतलब के मुद्दे को गंभीर रूप से देख नुपुर, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं, कहते हुए कार और घर के बीच हो रहे मैच को ड्रॉ घोषित करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को फैलाए चल रहे विवाद पर विराम लगाने का ऐलान करने की घोषित मुद्रा में आ गई। फिर अपनी सखी को खींच खांच कर गुसल खाने की ओर लगवा धकेलते हुए बोली, तैयार हो जा मेरी माँ, तेरी पसंद का पोहा बनाया है। इस अद्भुत नज़ारे के दर्शन के उपरांत अरवण भागकर जयंत के पास लगभग हाँफते हुए पहुंचा। उसकी मम्मी उसके अलावा किसी और को भी जबरदस्ती बाथरूम की ओर धकेल सकती है, ये उसकी कल्पना से परे था। दो बड़े लोगों के बीच बच्चों सी बहस उसके लिए कौतुक का विषय था। वैसे देखा जाए बड़ों में पापा के ऊपर भी उसने कई बार मम्मी को रौब गांठते देखा है, पर उसमें उसे आश्चर्य नहीं होता। हाँ, मुंह बोली मौसी के साथ अमुक व्यवहार अवश्य विस्मयकारी था। उसके नज़रिए से देखें तो फिर मौसी बाहर वालों में ही शामिल है। वो अलग बात है कि बात बात में मम्मी कह उठती है कि अमीषा मौसी तो घर की है, पर यहाँ कहने और होने में फ़र्क उसके महसूस किया है। अब विवेक से निर्णय लिया, जो हमेशा घर में ना रहे वो तो बाहर का ही हुआ। पापा के सामने तो मम्मी किसी खास व्यवहार प्रदर्शन की चेतावनी नहीं देती, पर मौसी के सामने उसे हमेशा ढंग से रहने की हिदायत दी जाती है। अमीषा मौसी के सामने ऐसे रहना, ये मत करना, वो मत करना, ये मत मांगना, इतनी बंदिशें तो किसी बाहरी के सामने ही होती हैं। पापा के सामने तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, उल्टे बढ़ावा दिया जाता है, कहा जाता है उनसे मांगो, उनसे पूछो वगैरह। तो ही न मौसी बाहर की, वो अपने बालमन को समझा ही रहा था कि जयंत ने टोका, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। यह सुनकर वह कुछ देर पहले हुई नोक झोंक को याद करके हंसने लगा। उतावलेपन में उसे जो भी समझ आया वह जल्दी जल्दी अपनी भोली सरल भाषा में अपने पापा को समझाने में जुट गया। उसकी बातों में शब्द कम, हंसी ज़्यादा थी। जयंत समझे तो कुछ नहीं, पर दोनों सहेलियों की अतरंगता और नेह भरे रिश्ते को समझ भोले अरवण की बातों पर मुस्कुरा दिए। दोनों सहेलियों के बीच ऐसी भावहीन तकरार कोई नहीं थी। दोनों के बीच खून का रिश्ता ना होते हुए भी पारिवारिक संबंधों के कारण बाहर वालों को उनके नज़दीकी रिश्तेदारों के होने का भ्रम हो जाता। अमीषा की शादी जयंत के दोस्त इंदिवर से हुई है। जयंत नुपुर ने ही अमीषा और इंदिवर को मिलवाया था, जिसकी परिणति दोनों के विवाह के रूप में हुई। अमीषा अक्सर जयंत और नुपुर को अपने खुशहाल जीवन का क्रेडिट देती है और जयंत भी अमीषा को अपनी फेवरेट साली कहकर नुपुर को चिल्ला लेता है। नुपुर चिढ़ने का स्वांग भले कर ले, पर अमीषा पर वो जान छिड़कती है। अमीषा आज भी उसकी हर बात की राजदार है। तभी तो ये लोग आज भी निसंकोच एक दूसरे से अपनी परेशानियों को साझा कर लेते हैं, एक दूसरे की समस्या निवारण का हर संभव प्रयास करते हैं। पर इस बार अमीषा अपनी सहेली की नहीं, अपने जीजू जयंत की मदद के लिए आई थी। वह नुपुर थी जिसकी कुछ आदतों का नकारात्मक असर उसके दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ने लगा था, क्योंकि इस बार मुश्किल में जयंत था और समस्या थी अपनी जीवन संगिनी की अंतहीन बचत योजना। अंतहीन इसलिए होगी, आज के ज़माने में घर बनवाना आकाश कुसुम तोड़ने जैसा है।
नहीं है तो उसमें कम जोखिम भरा भी नहीं है, खासकर जब एक आम आदमी द्वारा अपनी बचत से ही घर बनवाने का प्रण ले लिया जाए। घर से पहले कुछ नहीं, घरवाली के इस प्रण की खातिर बात बात पर जरूरतों का गला घोंटा जाए। सतरंगी सहज जीवन को विलासिता और दिखावे के चश्मे में देखकर उसे खुद से दूर रखा जाए तो क्या होगा? जाहिर है किसी हिमालय पर समाधि लगाने सा विचार आएगा। घर के स्वप्न ने जयंत और अरवण ने सहज जीवन की स्वाभाविक मौज मस्ती जो जीवन को जीने लायक बनाती है उसे स्वप्न सा बना दिया था। जयंत को नुपुर का साथ और पारिवारिक जीवन बोझिल और उबाऊ लगने लगा था। छुट्टियों में सब लोग कहीं ना कहीं घूमते फिरने जाते हैं ताकि अक्सर दिनचर्या का बोध बेदकर अपनी झोली में एक इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकें। कुछ रूमानी रोमांचक यादों का संचयन किया जाए जो बात तक अंततः को अपनी महक से सराबोर करता रहे। वर्तमान के मुट्ठी भर रोमांचक पलों को यादगार बनाकर आगामी जीवन में उत्साह उमंग और स्फूर्ति संग वापसी की जाए। पर यहाँ कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि नुपुर नियोजित पथ पर चलती है। बेवजह के खर्चों से भयभीत होकर घर पर ही कैद रहना उसे पसंद है। अपने बनवाए घर में रहने की चाह के जीवन की ज़रूरतों को फिजूल करार देते हुए उसमें बचत की संभावना देखने की आदत बना ली है, जिसने जयंत और अरवण के साथ खुद की जिंदगी को भी बेरंग बना दिया है। ये सारी बातें जयंत ने इंदिवर और अमीषा को बताईं तो उन्हें दोनों के वैवाहिक जीवन की चिंता हुई। परिणाम स्वरूप इंदिवर और अमीषा ने गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो जीवन में आए परिवर्तनों के फलस्वरूप राग रंग को महसूस करे। वो अलग बात है कि उनका ये प्रयास असफल रहा क्योंकि नुपुर ने हमेशा की तरह अतिरिक्त व्यवहार के बहस से जाने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही अमीषा बिना बताए दिल्ली आ गई। हालांकि जयंत के लिए अमीषा का आना अप्रत्याशित नहीं था। हाँ, नुपुर ने जरूर उसके अचानक आ जाने पर आश्चर्य जताया। ऐसे में अमीषा ने सहेली के घर क्या ढोल पीट कर जाऊं, मौका मिला तो चली आई। गोवा की खूबसूरती के किस्से सुना सुना कर तेरा दिल जलाने का मौका क्या यूं ही छोड़ देती? सच बताऊं तो जयपुर में सेमिनार के लिए आना था। इंदिवर अहमदाबाद टूर पर गए हैं तो सोचा 3 दिन की छुट्टी लेकर कुछ समय तो तुम लोगों के पास बिता लूं, कहकर उसे भावुक कर दिया। फलस्वरूप नुपुर उसे गले लगाते बोली, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। बड़ा अच्छा किया जो आ गई। प्रिय सहेली का अप्रत्याशित आगमन विस्मय के साथ मन के तारों को झंझकृत कर गया। अमीषा के हाथ में समय बिताने की अनुभूति बेहद सुखद व उत्साहवर्धक थी। 3 दिनों के लिए आई अमीषा को दिल्ली घुमाने का बीड़ा नुपुर ने उठाया था। कम से कम बजट में अमीषा की अधिक से अधिक खातिरदारी करते हुए वो अक्सर उसे सीमा रेखा को लांघ जाती थी जो उसकी नज़र में फिजूल खर्ची हुआ करती थी। जयंत खुश थे, जानते थे कि नुपुर की दिलदारी कोई स्वाभाविक सामान्य घटना नहीं हुआ करती थी। ये तो सखी प्रभाव है जो बंद मुट्ठी जब जब ढीली हो जाए करती है। अपनी अमीषा मौसी के आने से नन्हा अरवण भी बहुत खुश था। उस दिन तो वह खुशी के मारे उछल ही गया जब वीडियो गेम खेलने की उसकी थोड़ी सी जिद के आगे मम्मी झुक गईं। अमीषा मौसी की सहन ने उसकी सारी हरकतें पूरी की। अमीषा ने उसके लिए खूब पैसे खर्च किए। माल में ऊंची रस्सी में बंधकर उसने छलांग लगाई। बड़े ब्रांड नेम की अलग अलग फ्लेवर वाली महंगी आइसक्रीम खाई। एक दिन पिज्ज़ा तो दूसरे दिन बर्गर खाए। चिप्स और चॉकलेट तो मोती सबसे पहले खरीदकर उसे पकड़ा दी थी। और तो और मनीषा उसकी अमीषा मौसी ने उसे हैरी पॉटर की नई बुक दिलवाई। वो इतना खर्चा कर रही थी तो लोक व्यवहार के नाते नुपुर ने भी उसे महंगे रेस्तरां में डिनर कराया। इन सबके बीच सबसे ज़्यादा हर्षित रहे जयंत और अरवण। इन दिनों इन दोनों के पोवारे रही, इसलिए सहेली की उपस्थिति में नुपुर कुछ कह नहीं पाती थी और एकांत वो उसे दे नहीं देते थे। जहाँ अरवण और जयंत की जिंदगी में यह परिवर्तन सुखद था, वहीं नुपुर खाली समय में इन दिनों हुए अतिरिक्त खर्चे का हिसाब मन ही मन दोहराती जाती थी। अभी भी वह मन ही मन आज होने वाले खर्चे का हिसाब लगा ही रही थी कि अमीषा की तेज आवाज़ आई, नुपुर टूथपेस्ट कहाँ है? टूथब्रश स्टैंड में तो टूथपेस्ट का अंकाल बचा है। अमीषा उसका मजाक उड़ाती हुई व्यंग से बोली तो नुपुर ने झुंझलाकर कहा, अरे देखना है, वहीं पेस्ट है। उसमें क्या देखूं नुपुर, कहाँ से निकालूं? पेस्ट जरा बताओ। ये देख, कहाँ
क्या निकालूं इस चिपके ट्यूब से। अमीषा ट्यूब के लिए बाथरूम में बाहर आ गई। पिचके सपाट पेस्ट की ट्यूब को उल्टा करके लहराते हुए उसे दिखाने लगी तो नीचे से पेपर की तरह रोल किया हुआ था। उबड़ खाबड़ पतले पापड़ से उसे ट्यूब से में पेस्ट निकाल पाने की कोई संभावना अब नहीं दिखती थी। इस पिचके ट्यूब को देखकर वह इतनी शर्मसार नहीं थी। अलबत्ता अमीषा की हास्य मुद्रा से वह जरूर झेप कर दोहरी जा रही थी। रही सही कसर जयंत ने पूरी कर दी। जाने कहाँ से वो अखबार लिया आते दिखे। अमीषा के हाथों में चपटी सी मुड़ी तूड़ी ट्यूब कर देख चुटकी लेते हुए बोले, तुम मेहनत मत करो, इसे नुपुर को दे दो, वो इसका बचा कुचा दम निकाल कर पेस्ट निकाल ही लेगी। उसकी बात पर जहाँ अमीषा जोर से हंस पड़ी वहीं नुपुर खिसियाती बोली, तो रुक, मैं नया निकाल कर लाती हूँ। तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, जरा एकांत में मिले तो समझाती हूँ अच्छी तरह। ये नुपुर ने कहा तो नहीं पर हाँ बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर जयंत तक अपनी बात पहुंचा दी। फिलहाल तो उसे खुद ही अपनी सहेली से निपटने दो। इस विचार के साथ अटपटाते हुए जयंत ने अपना चेहरा अखबार के पीछे छुपाने में ही अपनी बेहतरीन समझी। दिन भर में ऐसी बहुत सी बातें होती जिसमें कभी अमीषा राशन पानी ले नूपुर पर चढ़ जाती तो कभी नूपुर बहस में उसे परास्त कर देती। पर हाँ, एक बात तो तय रहती, चाहे कितना भी विवाद हो जाए पर कोई किसी की बात को दिल पर नहीं लेता। किसी की कही बात से किसी का मन कभी आहत नहीं हुआ। विचारों के भेद मनभेद में परिवर्तित नहीं होते। अमीषा के प्रवास दौरान घर में रौनक खूब रही। दोनों सहेलियों में स्कूल से कॉलेज के दिनों की मस्ती याद करते हुए अनेक किस्से दोहराए। दोस्ती की अतरंगता का फायदा उठाते हुए पुराने गढ़े हुए किस्से वाड़े। कॉलेज के दिनों में नुपुर के मुरीद रहे संजय की याद की गई, जो नुपुर के पिछले वाली डेस्क पर बैठता था, जिसकी डायरी के पीछे पन्नों में दिल के भीतर एक तीर बना रहता था। उस तीर की सीध में बड़े ही आर्किटेक्ट अंग्रेजी कैलीग्राफी में लिखा होता था NU। किस तरह एक दिन वह कैंटीन में नुपुर को ताकते हुए ब्रेड पकौड़े के साथ पेपर पर नैपकिन की चबा गया और कैसे वह नुपुर को अपने सामने देख हकलाने लगता था। और वो दिन तो भूलता ही नहीं। उफ, हंस हंसकर पेट में दर्द ही हो गया था जब नुपुर को खुले बालों में देख वो दो सीढ़ियां एक साथ उतर गया। नतीजा याद करके वो खूब हंसी। वो दृश्य आज भी आंखों के सामने आता है तो कैसे बैठ डुलकता हुआ नीचे आ गिरा, वो भी बिल्कुल नुपुर के पैरों के पास। बेचारा खिसियाहट के पैरों और कमर का दर्द ही भूल गया। चोटिल कमर को पकड़ते हुए झट खड़े होते देख सब हंस पड़े। 1 2 3 नहीं, अनगिनत किस्से और किस्सों के पीछे की पृष्ठभूमि दोहराई जाती है। कुछ दबी हंसी के साथ फुसफुसाए जाते तो कुछ पर खुलेआम ठहाके लगाए जाते। इन सब के बीच नुपुर को खिलखिलाता देख अमीषा कभी कभी कहीं खो सी जाती। नुपुर के हंसते चेहरे में उसे शादी के पहले वाली बेपरवाह नुपुर का चेहरा नजर आता, जिसे टेंशन की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। उन दिनों अपने बनाव श्रृंगार रख रखाव के प्रति वह कितनी जागरूक रहती थी। आज की नुपुर और पुराने दिनों की बिंदास नुपुर के बीच अंतर कितना गहरा हो गया था। इन चंद पलों को छोड़ दे तो दौड़ती भागती काम में व्यस्त नुपुर के चेहरे पर एक उतावलापन और कभी खत्म ना होने वाली चिंता नजर आती थी। अमीषा उसे बारीकी से पढ़ रही थी पर नुपुर को भान ही नहीं था कि उसकी सहेली उस पर नजरें गड़ाए हैं। उसके काम करने के तौर तरीकों और भाव प्रभाव को बारीकी से जांच रही है, कहीं कोई चीज़ बर्बाद ना हो जाए। ये चीज़ बेकार कर दी, खरीद ली, उसमें फालतू खर्च हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन सब की चिंता में उसका सदैव घिरे रहना छिपा नहीं रह सकता था। फिजूल खर्ची के नाम पर कितनी ज़रूरी और छोटी चीज़ों को पर उसका सख्त पहरा लगा हुआ था। हर चीज़ नाप तोल के और सोच विचार के बाद इस्तेमाल में लाई जाती। खरीदने से पहले सोचने की हद पार हो जाती। ऐसे में किफ़ायती की आदत रहा रही हो तो सनक में परिवर्तित हो गई थी। जयंत जानते थे कि यह सहज किफ़ायत नहीं है, अपितु आम भाषा में कहीं जाने हद दर्ज की सनक भरी कंजूसी थी। अमीषा को दिख रहा था कि नुपुर का व्यवहार सामान्य नहीं है, अपितु इन सब के बीच जो सामान्य था वो था दोनों सहेलियों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास। दोनों के बीच कभी खत्म ना होने वाली भूत भविष्य वर्तमान को समेटे हुए ढेर सारी अनगिनत बातें। उनका दोस्ताना
कभी तभी तो अमीषा रसोई में भी उसके साथ ही रहती। कभी कभार वह नुपुर के हाथ में काम लेने की कोशिश करती तो वह उसे प्यार से मना कर देती। अमीषा जबरदस्ती काम करवाती तो वह संकोच से धीमे स्वर में संभल कर कहती, देखना अमीषा, आलू का छिलका ही उतारना, पूरा आलू वेस्ट मत करना। अमीषा हैरत से अपनी ओर देखते हुए वह झट नसीहत दे डालती, छिलके वगैरह छिला जाए तो उसके साथ विटामिन भी निकल जाते हैं। नुपुर काम करने से रोकती तो भी अमीषा नहीं मानती। वो तो पूरा फ्रिज पूरे हक से खोलकर खड़ी हो जाती, फिर आश्चर्य से कहती, हे भगवान, ये फ्रिज है या कबाड़ खाना? नुपुर, तेरा फ्रिज कूड़ेदान बन गया है। क्या क्या जमा कर रखा है इसमें? छोटे छोटे डब्बों में बची पुरानी सब्जियां, ब्रेड के साइड कटे हुए, बची दाल, जरा सी दाल, खीरे के 4 टुकड़े। उफ, ये क्या है? लगता है कॉलेज के चक्कर में तुझे समय नहीं मिलता। चल कोई बात नहीं, मैं आज तेरा फ्रिज साफ कर देती हूँ। नहीं रहने दे, मैं कर लूँगी। अपनी सहेली से काम थोड़े करवाऊँगी। नुपुर के बोलते ही अमीषा गर्दन को एक ओर झटकती अदा से बोली, तेरी इस बात पर तो मेरा दिल ही टूट गया। आज मैं शाम की गाड़ी से निकल जाऊंगी, क्योंकि मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकते। अपने इस स्वांग के बाद जो जवाब का इंतजार किए बिना ही साधिकार फ्रिज से सामान निकालने में जुट गई। क्या भर लिया है? ये जरा जरा सी सब्जियां तो किसी एक। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।